नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। बैठक के दौरान आगामी बजट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राजधानी दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। समूह में मूल रूप से बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देश शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि हमने बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों का उपयोग में लाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक उसके पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट नीति और सागर योजना के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर थाईलैंड और म्यांमार के अपने समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। यह त्रिपक्षीय बैठक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर केंद्रित रही। बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री डीएन धोइंगेल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि भूटान के विदेश मंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत के विदेश मंत्री ने इस अवसर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने उनसे मिलकर खुशी जाहिर की। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल गई। सुप्रीम कोर्ट अब परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने नीट मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी रॉकी और राजेश को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने रॉकी को 10 दिनों तक रिमांड में भेजा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर कुछ छात्रों ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई चल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के जवाब पर केजरीवाल को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन मिलकर दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। दिल्ली सरकार पानी की व्यवस्था तो कर नहीं पाई, उनका पूरा ध्यान शराब पर ही केंद्रित रहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में हुए घोटाले में कांग्रेस भी शामिल रही है। दिल्ली के लोगों को तय करना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ठगबंधन दिल्ली के लिए कितना जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एनक्लेव में फिक्की लेडीज संगठन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, वहीं जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए नई प्रचार प्रसार की गतिविधियों को जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है कि महिलाएं परिवार नियोजन विकल्प चुनने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस पहुंचे हैं।
ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा वार्ता 2024 प्रमुख संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ऊर्जा वार्ता 2024 सम्मेलन का आयोजन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने किया। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा की। वहीं वित्त वर्ष 2004 से 2014 के दौरान केवल 2.9 करोड़ नौकरियों की बात रिपोर्ट में कही गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि देश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1981 के बाद से लोगों को 2.5 गुना नौकरियां प्राप्त हुई। वहीं पिछले वर्ष 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। अर्थव्यवस्था और रोजगार के मामले पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा नेता जफर इस्लाम ने कहा कि जॉब क्रिएशन में भारत नंबर 1 है। आरबीआई आंकड़ों के अनुसार केवल पिछले 1 वर्ष में ही 5 करोड़ रोजगार सृजन हुए हैं। देश में बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने इसे गंभीर सामाजिक मुद्दा करार देते हुए सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुनर्वास नीति अभियान से प्रेरित होकर 2 इनामी माओवादियों सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपयों का इनाम था। ये तीनों माओवादी कोटा और कटे कल्याण क्षेत्र में सक्रिय थे। उत्तरी दिल्ली की मुरक नहर का बैराज टूटने से भवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के चलते जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में व्यापक वर्षा के कारण नदी उफान पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। इसके चलते कई गांव और फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े तमाम हादसों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। ओडिशा के मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंगा ने कहा, पहली बार ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है। 25 जुलाई को बजट आएगा। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा बजट पेश होगा। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि हम राज्य में सरकार बनाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, वोट काटो की कोई जगह नहीं। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी पहल है। हमें यहां विश्व स्तर की सुविधाएं तैयार करनी होंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 जुलाई को अपना पहला बजट पेश किए जाने पर विभिन्न संगठनों के युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार राज्य के पुनर्निर्माण के मिशन पर है। निवेशकों का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष कुमार वर्मा को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट तैयार करने के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी
एस बसु रॉय एंड कंपनी के दफ्तर से 2 सर्वर जब्त किए। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज घरेलू शेयर बाजार में हल्की बिकवाली देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद। सेंसेक्स में 27 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 79,897 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 9 अंकों से टूटकर 24,316 के लेवल पर बंद हुआ। आज ट्रेडिंग में निफ्टी पर ऑटो, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए, जबकि बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, मेटल और एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। आज टॉप गेनर्स में आईटीसी, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, टाइटन, एसबीआई शामिल, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, एमएनएम, सन फार्मा, नेस्लीन, एनटीपीसी शामिल। आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने गुरुवार को जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 8.7% की वृद्धि के साथ 12,040 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। एसबीआई कैप्स की रिपोर्ट में अधिकांश क्षेत्रों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया गया। बिजली क्षेत्र को लेकर रिपोर्ट कहती है लगातार गर्मी की लहरों के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हुई। एसबीआई कैप्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि फास्टैग से राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि देखी गई और 24 जून वर्ष दर वर्ष के आधार पर संग्रह में 11.2% की वृद्धि हुई। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक 25,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपयों का निवेश इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इंडस्ट्री बॉडी पीएचडीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि पुराने और नए खिलाड़ियों का घरेलू स्तर पर गोल्ड का उत्पादन 2030 तक बढ़कर 100 टन तक पहुंच सकता है। इससे विदेश मुद्रा भंडार में इजाफा होगा। इसके साथ ही व्यापार संतुलन में सुधार होगा और जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख से बढ़कर 16.2 करोड़ हो गई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये तस्वीर है नए भारत की। भारतीय रेल का ये इंजीनियरिंग का मार्बल यानी चिनाब आर्क ब्रिज। अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर भारतीय रेल को फर्राटा भरते देखेंगे। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की कहानी डीडी न्यूज की जुबान। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चुनाव नतीजों की घोषणा के 3 दिन बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार गठन को लेकर बुधवार को चुप्पी तोड़ी उन्होंने। दरअसल बुधवार को मैक्रों ने गणतांत्रिक मूल्यों वाली मुख्यधारा की पार्टियों से मजबूत गठबंधन बनाने की अपील की थी। वाम गठबंधन को मैक्रों का सलाह रास नहीं आई।
एनएफपी यानी न्यू पॉपुलर फ्रंट ने नसीहत देते हुए कहा कि मैक्रों को सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिशों को बंद कर देना चाहिए। मैक्रों के बयान के बाद संसद में सबसे अधिक सीट जीतने वाले वाम गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने कड़ी आपत्ति जताई। एनपीएफ खुद को प्रधानमंत्री पद का हकदार बता रहा है। फ्रांस में 7 जुलाई को हुआ आम चुनाव संसदीय चुनाव में वाम गठबंधन एनएफपी की आश्चर्यजनक जीत ने मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय रैली को करारा झटका दिया। एनएफपी का प्रदर्शन जरूर अच्छा था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने से वो काफी दूर है। 577 सीटों वाली संसद में बहुमत के लिए 289 सीटें जरूरी है। गठबंधन मैक्रो पर अपने किसी नेता को बतौर प्रधानमंत्री चुने जाने का दबाव बना रहा है, लेकिन जल्दबाजी में बने इस गठबंधन में खुद अब तक अपने किसी नेता के नाम पर सहमति नहीं बनी है। एनएफपी सप्ताह के अंत तक किसी एक नाम पर सहमति बनाने की बात कह रही है। हालांकि कई छोटे दल भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जता रहे हैं। फ्रांस में आमतौर पर चुनाव के बाद गठबंधन बनाने की परंपरा नहीं रही है। अगर राजनीतिक दल सरकार गठन को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी राजनीतिक दल के बजाय टेक्नोक्रेट की सरकार हो। इजरायली सेना का गाजा के शोजाइया जिले में आतंकियों के खिलाफ 2 सप्ताह से जारी अभियान पूरा हुआ। आईडीएफ के मुताबिक उसने 8 सुरंगों को नष्ट किया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और संचार के उपकरण रखे थे। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे। नाटो गठबंधन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाशिंगटन डीसी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बाइडेन ने नाटो गठबंधन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के आपसी सहयोग को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कीर स्टारमर ने कहा कि लेबर सरकार की सत्ता में आने से यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नाटो के 32 सहयोगी देशों ने सामूहिक रूप से चीन को रूस युद्ध में निर्णायक समर्थन के रूप में पहचाना है। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगी वास्तव में चाहते हैं कि यूक्रेन इस गठबंधन में शामिल हो और ऐसा करने के लिए यूक्रेन के साथ लगातार काम हो रहा है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सभी सहयोगी देश नाटो गठबंधन के भीतर रक्षा में ऐतिहासिक निवेश कर रहे हैं। चीन ने नाटो को मूल कारणों पर विचार करने और दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की नसीहत दी। कई दिनों की शांति के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की। गुरुवार को चीन ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा का धड़ल्ले से उल्लंघन करते हुए नजर आया। ताइवान के सीमावर्ती द्वीप किनमेन के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में करीब 7 चीनी नौसेना के जहाज संचालन करते हुए पाए गए। चीन के 66 लड़ाकू विमान भी हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए पाए गए। 66 में से 56 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को भी पार कर दिया। पिछले हफ्ते भी 36 चीनी सैन्य विमान ताइवान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उड़ते पाए गए थे। ताइवान के जल क्षेत्र में हुई कथित घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने निगरानी करने के लिए अपने 4 तटरक्षक जहाजों को तैनात किया। नेपाल में सत्ता के लिए चल रही उठापटक अब तेज हो गई है। अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को बहुमत परीक्षण से गुजरेंगे। बहुमत परीक्षण से पहले एक मुलाकात के दौरान नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार के गठन को लेकर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि संसद के बचे 3 साल के कार्यकाल में दोनों दलों के नेता 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। इसमें पहले चरण में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आई। उन्होंने बुधवार शाम राष्ट्रपति भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में नेहवाल के साथ मैत्री मैच खेला। महिला पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन वृत्तांत से रूबरू करवाती हर स्टोरी माय स्टोरी श्रृंखला के दूसरे भाग के अंतर्गत पद्म पुरस्कार विजेता साइना नेहवाल ने राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र सभागार में अपने जीवन यात्रा को युवाओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से, खासकर लड़कियों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेलों में आए और विश्व स्तर पर देश की तस्वीर को एक नया अक्स दें। भारत और श्रीलंका के बीच T20 और एक दिवसीय सीरीज के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। श्रीलंका दौरे का आगाज T20 श्रृंखला के साथ होगा, जबकि एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम तीनों मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेलेगी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी स्पेन के युवा फुटबॉलर लामिन यामल की सराहना करते हुए नजर आए। स्पेन की तरफ से 16 वर्ष के यामल ने 21वें मिनट में एक शानदार गोल किया। उनकी मदद से स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। रोमांचक जीत के साथ इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। इंग्लैंड के लिए वॉटकिंस ने 90वें मिनट में विजयी गोल किया। फाइनल में इंग्लैंड का सामना रविवार को स्पेन से होगा। यूरो कप 2024 का फाइनल स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। स्पेन टीम के कोच लुइस डे ला फ्लुआंटे का कहना है कि यह एक बड़ा मुकाबला है और दोनों ही टीमों को अपनी खेल रणनीति पर खासा ध्यान देना होगा। कोलंबिया ने कोपा अमेरिका के फाइनल में स्थान बना लिया। रोमांचक सेमीफाइनल में कोलंबिया ने उरुग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया के लिए जेफरसन लेरमा ने 39वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। फाइनल में कोलंबिया का सामना गत विजेता अर्जेंटीना से होगा। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड काइले एम्बाप्पे को जल्द ही आधिकारिक तौर पर सामने रखेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्लब 16 जुलाई को एम्बाप्पे को एक कार्यक्रम के दौरान सामने रख सकता है। जर्मनी की फॉरवर्ड थॉमस म्यूलर जल्द ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। म्यूलर ने जर्मनी के लिए अब तक 131 मैचों में हिस्सा लिया। फ्रांस की 83 साल की रनर बारबरा हम्बर्ट का सपना है कि वो इस बार ओलंपिक में न केवल भाग लें बल्कि मेडल भी हासिल करें। हम्बर्ट ने अप्रैल 2024 में पेरिस मैराथन में हिस्सा लिया था, जिसे उन्होंने 6 घंटे 21 मिनट में पूरा किया। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर पेरिस में बसों के रखरखाव में तेजी आई है। बसों को दुरुस्त किया जा रहा है और तमाम कमियों को दूर किया जा रहा है। ब्राजील फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी माट्रा के लिए पेरिस ओलंपिक अहम है। इस सीजन के अंत में संन्यास लेने वाली माट्रा का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय खेल होगा, जिसके लिए वो बेहद उत्साहित है। बारबोवा क्रोचिकोवा भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में क्रोचिकोवा ने 13वीं वरीयता प्राप्त येलेना ओस्टापेंको को 6-4, 7-6 से हराया। इटली के लोरेंजो मुसेट्टी ने कड़े संघर्ष में 13वीं वरीयता प्राप्त टायलर फ्रीट्ज को हराकर विंबलडन के अंतिम 4 में प्रवेश किया है। इटालियन खिलाड़ी ने मुकाबले को 5 सेट में अपने नाम किया। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी से विक्की कौशल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विक्की कौशल डांस टीचर की तरह मशहूर डायरेक्टर एटली को अपने फेमस गाने तौबा तौबा के स्टेप्स सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में काकूडा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान जहीर भी अपनी सोनाक्षी की फिल्म देखने पहुंचे। सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर के घर पर धूमधाम से मनाई गई शत्रुघ्न सिन्हा
और पूनम की एनिवर्सरी, फोटो सामने आया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की यूरोप की यात्रा के दौरान उनके साथ चोरी की घटना घटी है। किसी ने पर्स से उनका पासपोर्ट और 10 लाख रुपयों का कीमती सामान चोरी कर लिया। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म बैड न्यूज को यूए सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी गई है। बता दें कि फिल्म 19 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने अभिनय की करियर पर सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के इन्फ्लुएंस के बारे में कहा कि उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर आसान है। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 को लेकर अपडेट सामने आया है। ऋतिक रोशन ने फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू कर दिया है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर नजर आएंगे। एडवांस बुकिंग में भी अक्षय कुमार की फिल्म सरफराज ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। एडवांस बुकिंग में सरफराज के 1800 टिकट बिके। फरहान अख्तर की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालीगांव का जलवा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलेगा। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।